Hello friends, welcome to this channel. Today we are going to discuss chapter number 1 of Science class 7. Name of this chapter is Nutrition in Plants. We should know what is nutrition. We all know very well every living organism needs food for energy, growth and repair of damaged tissues. हम सब लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उनका ग्रोथ हो उसके लिए हम फूड खाते हैं डेली। इवन कुछ काम करना है तो उसके लिए एनर्जी चाहिए, वो भी फूड में से मिलती है। अगर बॉडी का कोई पार्ट है उसके टिश्यू जो है वो डैमेज हुए हैं तो उसको रिपेयर करने के लिए या रिप्लेस करने के लिए भी फूड की रिक्वायरमेंट होती है। जब हम फूड जो है वो कंज्यूम करते हैं, इसके बाद डाइजेशन प्रोसेस के बाद बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारा बॉडी एब्जॉर्ब करता है और ये पूरे फूड को ना अच्छे से यूटिलाइज़ करता है। तो इस पूरी प्रोसेस को न्यूट्रिशन बोला जाता है। नाउ लेट्स स्टार्ट चैप्टर। इन क्लास 6 यू लर्न दैट food is essential for all living organisms. You also learn that carbohydrates, proteins, fats, vitamins and minerals are components of food. These components of food are necessary for our body and are called nutrients. आप क्लास 6 में भी पढ़ चुके हो और मैंने भी अभी बताया कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को ना फूड की रिक्वायरमेंट होती है। ये जो फूड होता है ना उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स। ये सब कंपोनेंट्स जो है ना वो हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और इसको हम न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। जैसे हम जो चपाती खाते हैं, रोटी खाते हैं, उसमें से कार्बोहाइड्रेट्स मिलता है। जो मिल्क होता है उसमें से प्रोटीन मिलता है। इवन जो स्प्राउटेड सीड्स होते हैं उसमें से भी प्रोटीन मिलता है। घी, चीज़, बटर, इन सब में से ना फैट मिलता है। वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स में से वेरियस विटामिन्स एंड मिनरल्स मिलते हैं। ये सारे कंपोनेंट्स हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, इसीलिए हमें डेली लाइफ के अंदर ना सारे वेजिटेबल्स खाने चाहिए और सारे सीजनल फ्रूट्स भी खाने चाहिए, ताकि हमारे बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो सारे न्यूट्रिएंट्स हमें अच्छे से मिले। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड फूड. Plants can make their own food themselves, but animals, including humans, cannot. They get it from plants or animals that eat plants. Thus, humans and animals are directly or indirectly dependent on plants. हम सबको फूड की रिक्वायरमेंट तो है, बट प्लांट्स जो है वो अपना फूड खुद बनाता है। बट हम ह्यूमन बींग्स या और कोई भी एनिमल ना अपना फूड खुद नहीं बनाता, इसीलिए हम बाकी के जितने भी लिविंग बींग्स हैं ना वो डायरेक्टली या तो इनडायरेक्टली ना प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। कुछ एनिमल्स ऐसे भी हैं जो प्लांट्स और प्लांट्स के पार्ट्स को ना डायरेक्टली खाता है, तो वो डायरेक्टली डिपेंडेंट हुए। और कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो दूसरे एनिमल्स को किल करके खाते हैं, वो इनडायरेक्टली प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। पूजो वांट्स टू नो हाउ प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड. अब पूजो को ये जानना है प्लांट्स अपना फूड कैसे प्रिपेयर करता है। आप सबकी भी क्यूरियोसिटी होगी कि चलो ये जानना है, तो इस चैप्टर में हम यही सब स्टडी करने वाले हैं। 1.1 मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. Plants are the only organisms that can prepare food for themselves by using water, carbon dioxide and minerals. The raw materials are present in their surroundings. अब ये प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिलता कैसे है ना, वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में से प्लांट्स ही ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड ना खुद बना सकते हैं, और ये फूड बनाने के लिए उनको पानी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और कुछ मिनरल्स चाहिए। ये उनको अपने आसपास से मिल जाता है। The nutrients enable living organism to build their bodies, to grow, to repair damaged part of their bodies and provide the energy to carry out the life processes. न्यूट्रिएंट्स जो हमें फूड से मिलता है उसकी वजह से ही हमारा ग्रोथ भी होता है। अगर बॉडी के अंदर कुछ डैमेज पार्ट है तो वो भी रिपेयर होते हैं, और लाइफ प्रोसेसेस के लिए हमें जो भी एनर्जी चाहिए ना वो भी हमें इस न्यूट्रिएंट से ही मिलती है। न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन बॉडी. न्यूट्रिशन जो है ना वो एक प्रोसेस है जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो फूड जो है वो कंज्यूम करता है, उसको बॉडी जो है वो यूटिलाइज़ करता है, उसमें से जितने भी सब्सटेंसेस चाहिए उसको एब्जॉर्ब करता है।
The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substance is called autotrophic nutrition. Auto it means self and tropes means nourishment. जो लिविंग ऑर्गेनिज़म अपना जो फूड है वो खुद बनाते हैं और उसी में से ही उसको न्यूट्रिशन मिलते हैं, तो उसको ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ एंड ट्रोप्स इट मीन्स नरिशमेंट, यानी हमारे बॉडी के लिए हमें जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो खुद ही फूड बनाएगा, उसी में से वो कंज्यूम करेगा। एनिमल्स and most other organisms take in ready-made food prepared by plants. They are called heterotrophs. Heteros means others. प्लांट्स के अलावा जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, वो अपना फूड खुद नहीं बनाता है, इसीलिए हम सबको हेटेरोट्रोफ्स बोला जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी के लिए हमें जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए ना वो हम प्लांट से लेते हैं, हम प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। Paheli wants to know why our body cannot make food from carbon dioxide, water and minerals like plants do. पहेली को ये जानना है कि जैसे प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल से अपना फूड बनाता है, तो हम ह्यूमन बींग्स क्यों नहीं बना सकते, हमारा बॉडी ये क्यों नहीं कर सकता। आपको भी शायद ये क्यूरियोसिटी होगी जानने की कि ऐसा क्यों, प्लांट्स तो अपना फूड खुद बनाता है एंड हम क्यों उनके ऊपर डिपेंडेंट है। आप सबको इस क्वेश्चन का आंसर भी आगे जाके मिल जाएगा। नाउ वी मे आस्क वेयर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स आर लोकेटेड, whether food is made in all parts of a plant or only in certain parts, how do plants obtain the raw materials from the surroundings, how do they transport them to the food factories of the plants। अब हमारे सामने बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि ये प्लांट खुद फूड बनाता है तो उसकी फूड फैक्ट्री है कहाँ पे, ये पूरे प्लांट के अंदर फूड बन सकता है या कुछ पार्ट के अंदर ही बनता है। और जैसे हमने आगे देखा कि उनको जो रॉ मटेरियल्स चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, मिनरल्स, वाटर, ये सब उनको सराउंडिंग से मिलते हैं, तो ये सराउंडिंग से उनके आसपास से कैसे मिलते होंगे, और अगर कुछ पार्ट्स के अंदर ही फूड बनता है तो बाकी सारे पार्ट्स में ये फूड पहुंचता कैसे होगा। से बहुत सारे क्वेश्चंस हमें आते हैं, इन सब का आंसर हम वन बाय वन फाइंड आउट करते हैं। 1.2 फोटोसिंथेसिस, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। Leaves are the food factories of plants. The synthesis of food in plants occur in leaves. Therefore, all the raw materials must reach there. Water and minerals present in the soil are absorbed by roots and transported to the leaves. 1.2 के अंदर फोटोसिंथेसिस पढ़ना है, जो फूड मेकिंग प्रोसेस है प्लांट्स की। अब एक क्वेश्चन आपको जो था उसका आंसर मिल गया कि लीव्स जो है ना वो प्लांट की फूड फैक्ट्रीज़ है, यानी कि जो फूड बनता है ना प्लांट्स का वो लीव्स के अंदर बनता है, और ये जो सिंथेसिस की प्रोसेस है वो पूरी लीव्स के अंदर होती है, पत्तों के अंदर होती है। लीव्स को हम प्लांट का किचन बोल सकते हैं। तो अगर घर के अंदर कुछ खाना बनाना है ना तो सारा रॉ मटेरियल, इंग्रेडिएंट्स जो भी चाहिए वो किचन में होने चाहिए, तभी तो जाके कोई डिश बनेगी। सिमिलर वे लीव्स के पास भी सारा वो रॉ मटेरियल होना चाहिए जो उनको फूड बनाने के लिए ज़रूरी है। तो उनको मिनरल्स और वाटर जो है वो रूट्स प्रोवाइड करते हैं। रूट्स जो है वो सोइल के अंदर से मिनरल एंड वाटर दोनों को एब्जॉर्ब करके लीव्स तक पहुंचाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज़ टेकन थ्रू द टाइनी पोर्स present on the surface of leaves. These pores are surrounded by guard cells. Such pores are called stomata as shown in figure number 1.2c. प्लांट्स को फूड बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, तो वो कहाँ से मिलेगा, तो जो लीव्स होते हैं उनकी सरफेस के ऊपर छोटे छोटे होल्स होते हैं, उस होल्स के थ्रू ना वो एयर जो है वो एब्जॉर्ब करता है, जिसके अंदर से उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ये जो टाइनी होल्स होते हैं यानी कि पोर्स, उनके आसपास ना गार्ड सेल्स होते हैं, और इन पोर्स को ना स्टोमाटा बोला जाता है, जिसकी फिगर यहाँ पे नीचे दी है आपकी बुक के अंदर। ये फिगर जो है वो पेज नंबर 3 के अंदर है। इसका डिटेल स्ट्रक्चर हम बाद में स्टडी करेंगे। बुजो वांट्स टू नो हाउ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स रीच द लीव्स। अब बुजो को ये जानना है
कि रूट्स जो है वो वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब तो करते हैं, बट वो लीव्स तक पहुंचता कैसे है? वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स by the vessels which run like pipes throughout the root, the stem, the branches and the leaves. They form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf. You will learn about the transport of minerals in plants in chapter 11. वाटर और मिनरल्स जो है जो रूट एब्जॉर्ब करता है ना, वो कंटिन्यूस एक पाथ के थ्रू लीव्स तक पहुंच जाता है। और ये जो पाथ है ना वो पाइप्स के जैसे होता है, जो रूट से स्टेम तक वाटर एंड मिनरल्स जाएंगे, वहाँ से ब्रांचेस तक पहुँचेंगे और ब्रांचेस से लेके लीव्स तक पहुँचते हैं। और ये पूरा कैसे होता है ना, ये डिटेल में हम चैप्टर नंबर 11 में डिस्कस करेंगे। Paheli wants to know what is so special about the leaves that they can synthesize food but other parts of plants cannot. पहेली को ये जानना है कि लीव्स के पास ऐसा स्पेशल क्या है कि सिर्फ लीव्स ही फूड बना सकते हैं, प्लांट्स के बाकी के पार्ट्स फूड क्यों नहीं बना सकते? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में भी ज़रूर आया होगा। द लीव्स हैव ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल. It helps leaves to capture the energy of the sunlight. This energy is used to synthesize food from the carbon dioxide and water. Since the synthesis of food occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis. Photo it means light and synthesis means to combine. लीव्स के पास एक ग्रीन पिगमेंट होता है जिसकी वजह से ना लीव्स जो होते हैं, पत्ते होते हैं ना, वो ग्रीन दिखते हैं। इस ग्रीन पिगमेंट को क्लोरोफिल बोला जाता है। और क्लोरोफिल जो है वो सनलाइट की जो एनर्जी है ना उसको कैप्चर करने में लीव्स को हेल्प करता है। और इसी एनर्जी को यूज़ करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के अंदर से पूरा उनका फूड बनाया जाता है। इसीलिए ये फूड जो है वो सनलाइट की प्रेजेंस में ही बनता है। इसीलिए ये फूड बनने की जो प्रोसेस होती है ना उसको फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। फोटो का मीनिंग होता है लाइट एंड सिंथेसिस इट मीन्स कंबाइन, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन करके ये सनलाइट की एनर्जी की हेल्प से फूड बनता है। सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis. It is a unique process on the earth. The solar energy is captured by leaves and stored in the plants in the form of food. Thus, sun is ultimate source of energy for all living organism. तो हमें ये पता चला कि क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, ये सारी चीज़ें चाहिए फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। और ये पूरी एक काफ़ी यूनिक प्रोसेस है जिसके अंदर लीव्स जो है ना वो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसको प्लांट के अंदर फूड के फॉर्म में स्टोर करता है। इसीलिए हम बोल सकते हैं कि सोलर एनर्जी जो है ना वो हमारे लिए अल्टीमेट सोर्स ऑफ द एनर्जी है। कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या आप फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के एब्सेंस में लाइफ जो है उसको इमेजिन कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती तो ये जो प्लांट्स है, ग्रास है, ये सब ग्रो कैसे होता? अगर ये सब ग्रो नहीं होता तो जो एनिमल्स प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है उनकी लाइफ पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसे एनिमल्स जो है उनकी लाइफ पॉसिबल नहीं है तो बाकी के एनिमल्स की जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उनकी लाइफ तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसीलिए सनलाइट जो है और ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है वो हर एक लिविंग बीइंग के लिए डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड. The survival of almost all living organisms directly or indirectly depends upon the food made by the plants. Besides oxygen, which is essential for the survival of all living organisms, is produced during the photosynthesis. अगर ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं होती ना तो फूड ही नहीं बनता। फूड नहीं बनता तो जैसे मैंने पहले बताया ना, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी एनिमल की जो लाइफ है ना वो अर्थ के ऊपर पॉसिबल ही नहीं होती। सो हमारे लिए बहुत एसेंशियल है सनलाइट, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। एंड थर्ड थिंग वी नो वेरी वेल, हम सब
को जीने के लिए ना ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना भी हम सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। तो इवन यू विल बी सरप्राइज्ड कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होता है। वो कैसे प्रोड्यूस होता है वो हम आगे देखते हैं। अब हम सेल का स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं जो पेज नंबर 2 पे ही है। You have seen that buildings are made of bricks. Similarly, the bodies of living organisms are made of tiny units called cells. Cells can be seen only under the microscope. Some organisms are made of only one cell. The cell is enclosed by a thin outer boundary called the cell membrane. Most cells have a distinct centrally located spherical structure called the nucleus. The nucleus is surrounded by a jelly-like substance called cytoplasm. आपने अगर बिल्डिंग देखी होगी तो पता होगा कि बिल्डिंग बनाने के लिए जो बेसिक मटेरियल है ना वो ब्रिक्स होती है, ईंट होती है। सिमिलर वे हमारा जो पूरा ये बॉडी बना है ना उसका मेन बेसिक जो यूनिट होता है ना वो सेल्स होते हैं। बहुत सारे सेल्स मिलते हैं तब जाके ये पूरा ऑर्गेनिज्म जो है वो बनता है। और ये सेल्स होते हैं वो काफ़ी छोटे होते हैं, उसको हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते, माइक्रोस्कोप के अंदर ही ये दिखता है। इवन कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही सेल के बने हुए होते हैं और सेल के आसपास ना एक बाउंड्री होती है और उसको सेल मेम्ब्रेन बोला जाता है जो सेल को प्रोटेक्ट करता है। हर एक सेल के अंदर एक अलग अलग सेंट्रली लोकेटेड एक स्फेरिकल यानी कि राउंडेड शेप का एक स्ट्रक्चर होता है जिसको न्यूक्लियस बोला जाता है। और न्यूक्लियस के आसपास ना जेली जैसा कुछ सब्सटेंस होता है जिसको साइटोप्लाज्मा बोला जाता है। फिगर नंबर 1.1 में सेल का स्ट्रक्चर देखो ना तो बहुत सारे सेल एक दूसरे के साथ ना कनेक्टेड है और इसमें डार्क ब्लैक कलर की जो थिक लाइंस दिख रही है ना वो सेल के मेम्ब्रेन है और उसके अंदर डॉटेड जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है जेली जैसा उसको हम साइटोप्लाज्मा बोलते हैं। और सेल के अंदर एक राउंडेड शेप का देखो स्ट्रक्चर है जो ऑरेंज कलर से हाईलाइटेड है, उसको न्यूक्लियस बोला जाता है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस chlorophyll containing cells of leaves as shown in figure number 1.2 in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates. The process can be represented as an equation. अब फोटोसिंथेसिस की जब प्रोसेस होती है ना उसके अंदर लीव्स में जो क्लोरोफिल होता है वो सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करता है और उसमें से कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है। और इस प्रोसेस को ना देखो यहाँ पे ना एक इक्वेशन के फॉर्म से एक्सप्लेन की गई है कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड होता है कि जो स्टोमाटा प्रोवाइड करती है, जो हमने लास्ट सेक्शन के अंदर ऑलरेडी डिस्कस किया था। वाटर जो है ना वो लीव्स जो है उसको कैसे मिलेगा तो रूट सॉइल के अंदर से वाटर एब्जॉर्ब करेगा एंड वो लीव्स तक पहुंचता है। और ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है वो सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर ही क्लोरोफिल के अंदर ये प्रोसेस होती है, इसीलिए एरो के अंदर इन दोनों को इंक्लूड किया है। और इसमें से कार्बोहाइड्रेट बनता है और ऑक्सीजन भी रिलीज़ होता है। अब तक आपने ये पढ़ा था कि ऑक्सीजन जो है ना वो हमें ट्री प्रोवाइड करता है, बट कैसे प्रोवाइड करता है वो आज समझ आ गया होगा कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर ऑक्सीजन भी रिलीज़ होता है जो हमें काफ़ी हेल्पफुल होता है। यहाँ पर आपको ना लीफ का एक स्ट्रक्चर पूरा समझाया है। ये लीफ है जिसके अंदर का स्टोमाटा पूरा जो है वो एक्सप्लेन किया हुआ है। स्टोमाटा जो है वो अभी यहाँ पे ओपन दिखाया है। जब ये ओपन होता है तब अपने अंदर गैस जो है वो एब्जॉर्ब करता है। और ये यहाँ पे ये पूरे बहुत सारे गार्ड सेल्स जो है वो दिखाए हैं और स्टोमाटा के आउटर लेयर जो है वो पूरा एक गार्ड सेल दिखाया है। बहुत सारे गार्ड सेल्स आप देख सकते हो एक दूसरे के साथ ना कनेक्टेड हैं। और ये गार्ड सेल्स के अंदर देखो डॉटेड जो है ना वो क्लोरोफिल है कि जो लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से ये लीव्स ग्रीन दिखते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे ना आपको डायग्राम के थ्रू फोटोसिंथेसिस एक्सप्लेन किया है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लीव्स जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, रूट्स के थ्रू वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब होके पूरे प्लांट को मिलता है। लीव्स के अंदर जो क्लोरोफिल होता है उसकी हेल्प से सनलाइट की प्रेजेंस के अंदर ये पूरी प्रोसेस होती है जिसमें से कार्बोहाइड्रेट बनता है जो लीव के अंदर ही स्टोर होता है
और ऑक्सीजन जो है ना वो रिलीज़ होता है। इसीलिए आप देख सकते हो बाहर की साइड इसका एरो है कि ऑक्सीजन जो है वो एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज़ हो जाएगा। During the process, oxygen is released. The carbohydrates ultimately get converted into starch. The presence of starch in leaves indicates the occurrence of photosynthesis. The starch is also a carbohydrate. अब ये पूरी प्रोसेस के अंदर ना ऑक्सीजन रिलीज़ होता है और अल्टीमेटली जो कार्बोहाइड्रेट्स है वो स्टार्च के अंदर कन्वर्ट होता है। लीव्स के अंदर ना स्टार्च प्रेजेंट होता है, ये हमें यही इंडिकेट करता है कि लीव्स के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है और स्टार्च जो है वो एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट ही है। बूजो हैज़ ऑब्जर्व्ड सम प्लांट्स विथ डीप रेड, वायलेट और ब्राउन लीव्स। ही वॉन्ट्स टू नो वेदर दिस लीव्स ऑल्सो कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। अब बूजो ने ना कुछ प्लांट्स देखे हैं जो डीप रेड कलर के या वायोलेट या ब्राउन लीव्स वाले होते हैं, तो क्या इन सब के अंदर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती होगी? आपको भी शायद ये क्वेश्चन हुआ होगा, इसका आंसर हमें जल्द ही मिल जाएगा। Beside leaves, photosynthesis also takes place in other green parts of the plant, in green stems and green branches. The desert plants have scale or spine-like leaves to reduce loss of water by transpiration. These plants have green stems which carry out photosynthesis. अब लीव्स के अलावा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस प्लांट्स के अंदर जितने ग्रीन पार्ट्स है ना उसमें पॉसिबल है, क्योंकि उन सबके पास क्लोरोफिल है। और डेजर्ट के अंदर जितने प्लांट्स होते हैं ना उन सब के लीव्स जो होते हैं वो स्पाइन जैसे होते हैं, ताकि उसमें से ना ट्रांसपीरेशन के अंदर बहुत ज़्यादा वाटर का लॉस ना हो। और इन सब के अंदर स्टेम्स जो होते हैं वो ग्रीन होते हैं और स्टेम्स के अंदर भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। Activity 1.1 Take two potted plants of the same kind. Keep one in the dark or in the black box for 72 hours and other in the sunlight. Perform iodine test with the leaves of both the plants as you did in class 6. Record your results. Now leave the pot which was earlier kept in the dark in sunlight for 3-4 days and perform the iodine test again on its leaves. Record your observation in your notebook. The leaves other than green also have chlorophyll. The large amount of red, brown or other pigment mask the green color. Photosynthesis take place in these leaves also. इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए आपको दो सिमिलर प्लांट्स लेने हैं। एक प्लांट को ना आप क्या करोगे कि सनलाइट के अंदर रखोगे, दूसरा प्लांट ऐसे सेट करोगे कि जिसको ना सनलाइट नहीं मिलनी चाहिए। आपको अल्टीमेटली ये 3 डेज़ तक ऐसे रखना है एंड 4th डे आपको आयोडीन टेस्ट करना है, जो आप ऑलरेडी 6th क्लास के अंदर कर चुके हो। अब आयोडीन टेस्ट के बाद आपको कुछ ऑब्जर्व करना है। आप ये एक्टिविटी खुद ट्राई करना एंड ऑब्जर्व करना। मैं रिज़ल्ट बताती हूँ कि जब दोनों के ऊपर आयोडीन लगाओगे ना तो क्या होगा कि जो प्लांट को आपने सनलाइट में रखा था ना उनके जो लीव्स है वो ब्लू ब्लैक कलर के हो जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट है, क्योंकि वो सनलाइट में था तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हुई। बट जो आपने डार्क रूम में रखा था जिसको सनलाइट नहीं मिली ना उसके लीव्स में कोई चेंज नहीं होगा आयोडीन लगाने के बाद भी, क्योंकि वो सनलाइट के एब्सेंस में था तो उसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस नहीं हुई है, तो उसके अंदर स्टार्च प्रेजेंट नहीं है। अब आपको दिया है कि ग्रीन के अलावा भी जितने लीव्स होते हैं ना उन सब लीव्स के अंदर भी क्लोरोफिल तो प्रेजेंट होता है, बट जो डार्क कलर के पिगमेंट्स होते हैं ना वो उनके ऊपर एज ए मास्क एक लेयर बना देते हैं। बट उन प्लांट्स के अंदर के जो लीव्स है उसमें भी क्लोरोफिल होता है, इट मीन्स उसमें भी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। अब नीचे आप देख सकते हैं आपको कुछ अलग अलग कलर्स के ना लीव्स दिए गए हैं। You often see slimy green patches in ponds or in other stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of organisms called algae. Can you guess why algae are green in color? They contain chlorophyll, which gives them the green color. Algae can also prepare their own food by photosynthesis. अब आपने ना पॉन्ड्स के अंदर या तो जो पानी भरा हुआ होता है ना उसके अंदर कभी ग्रीन कलर के पैचेस देखे होंगे। ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसको अलगी बोला जाता है और ये ग्रीन कलर के इसीलिए है क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो ये भी अपना फूड जो है ना वो खुद प्रिपेयर कर सकते हैं।
तो यहाँ पे ये नोट डाउन करने वाली बात है कि प्लांट्स के अलावा भी और कोई ऑर्गेनिज्म है जो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर देन कार्बोहाइड्रेट्स। You have just learned that plants synthesize carbohydrates through the process of photosynthesis. The carbohydrates are made of the carbon, hydrogen and oxygen. These are used to synthesize other components of food such as protein and fats. But proteins are nitrogenous substances which contain nitrogen. From where do the plants obtain nitrogen? हमने यहाँ पे ये पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर ना कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो एज ए फूड प्रोड्यूस होता है और लीव्स के अंदर वो स्टोर होता है। वो स्टार्च जो है वो एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट है। बट अदर कंपोनेंट्स की बात करें फूड के, जैसे कि प्रोटीन्स है, फैट्स है, तो वो कहाँ से मिलता है? प्रोटीन जो है वो नाइट्रोजेनियस होता है, इट मीन्स उसमें नाइट्रोजन होता है। बट अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस की बात करो ना तो उसका इक्वेशन मैंने केमिकल इक्वेशन लिखा है। CO2 इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, HO2 इज़ वाटर। अब ये केमिकल बैलेंस इक्वेशन है वो जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए है। सनलाइट की प्रेजेंस में क्लोरोफिल के अंदर ये कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं, दैट इज C6H12O6 प्लस ऑक्सीजन रिलीज होता है। यहाँ पे तो कहीं नाइट्रोजन की तो बात ही नहीं है, तो इनको जो नाइट्रोजन है वो कहाँ से मिलेगा और नाइट्रोजनियस फूड जैसे प्रोटीन है वो कैसे बनेगा, अब वो डिस्कस करना है। Recall that nitrogen is present in the abundance in gaseous form in the air. However, plants cannot absorb nitrogen in this form. Soil has certain bacteria that convert gaseous nitrogen into usable form and release it into the soil. These soluble forms are absorbed by the plant along the water. Also, you might have seen farmers adding fertilizer rich in nitrogen to the soil. In this way, plants fulfill their requirement of nitrogen along with the other constituents. Plants can then synthesize components of food other than carbohydrates such as proteins and fats. हमें ये पता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट है, बट प्लांट्स इसको डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। प्लांट्स जो है वो जो भी मिनरल्स चाहिए ना वो वाटर के साथ सोइल के अंदर से ही एब्जॉर्ब करता है। कुछ ऐसे बैक्टीरियाज है, जैसे आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि राइजोबियम बैक्टीरियाज जो है ना वो गैसियस फॉर्म का जो नाइट्रोजन है उसको प्लांट्स के यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट करके सोइल में ऐड करता है। तो सोइल के अंदर जो प्रेजेंट है वो नाइट्रोजन वो एब्जॉर्ब कर सकता है। इवन आपने कई बार देखा होगा या सुना भी होगा कि फार्मर्स जो है ना वो जो फर्टिलाइज़र यूज़ करते हैं सोइल के अंदर ऐड करते हैं फर्टिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए, वो भी ऐसा ही होता है जिसमें नाइट्रोजन ज़्यादा हो ताकि प्लांट्स जो है उसको नाइट्रोजन अच्छे से मिल पाए और ये कार्बोहाइड्रेट्स के साथ और जितने भी कंपोनेंट्स चाहिए जैसे प्रोटीन है, फैट है, वो भी बना सके। 1.3 Other modes of nutrition in plants. There are some plants which do not have chlorophyll. They cannot synthesize their food. How do they survive and from where do they derive nutrition? Like humans and animals, such plants depend on the food produced by other plants. They use the heterotrophic mode of nutrition. Look at figure number 1.5. Do you see yellow tubular structure twinkling around the stem and branches of a tree? This plant is called Cuscuta umberbell. It does not have chlorophyll. It takes ready-made food from the plant on which it is climbing. The plant on which it is climbing is called a host. Since it deprives the host of valuable nutrients, it is called parasite. Are we and the other animals also parasite on the plants? You should think about it and discuss with your teachers. अब 1.3 में ये डिस्कस करना है कि इसके अलावा न्यूट्रिशन का कौन सा मोड है। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनके पास ना क्लोरोफिल नहीं होता, सो ये खुद का फूड नहीं बना सकते, तो उनको ये न्यूट्रिशंस कहाँ से मिलेंगे। जैसे ह्यूमन बींग्स और बाकी एनिमल्स भी ऐसे हैं जो खुद नहीं बना सकते फूड, हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। इसीलिए जो भी दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है ना उनको हेट्रोट्रोप्स बोला जाता है और इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हेट्रोट्रोपिक मोड बोला जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इस पिक्चर के अंदर ना येलो कलर के स्टेम्स हैं, स्टेम्स एंड ब्रांचेस जो है ना वो क्लाइंब हुई है ट्री के ऊपर।
इस प्लांट का जो नाम है दैट इज़ कस्केटा, या तो उसको अमरबेल भी बोला जाता है। इनके पास क्लोरोफिल नहीं है, सो खुद का फूल नहीं बना सकते, इसीलिए ये अमरबेल क्या करती है, दूसरे ट्री के ऊपर क्लाइंब होती है और उन्हीं से ये न्यूट्रिशंस जो है ना वो लेती है। तो जिस ट्री के ऊपर ये क्लाइंब होते हैं उन ट्रीज़ को होस्ट बोला जाता है और अमरबेल जो है उसको पैरासाइट बोला जाता है। अब ये क्वेश्चन होता है कि क्या ह्यूमन बींग्स भी पैरासाइट हैं, ये आपको खुद सोचना है और टाइम आने पे मैं आपके साथ ये डिस्कस भी करूँगी। पहली वॉन्ट्स टू नो whether mosquitoes, bed bugs, lice and leeches that suck our blood are also parasite। अब पहली को ये जानना है कि मॉस्किटोज़ है, बेड बग्स है, लाइस है, जुए, ये सब हमारा खून ना डायरेक्टली चूस लेते हैं, तो इनको क्या हम पैरासाइट बोल सकते हैं? यस, वी कैन कॉल देम पैरासाइट, क्योंकि ये डायरेक्टली ना न्यूट्रिएंट्स लेते हैं हमारे बॉडी से। हैव यू सीन और हर्ड ऑफ प्लांट्स दैट कैन ईट एनिमल्स? There are a few plants which can trap insects and digest them. Is it not amazing? Such plants may be green or of some other color. Look at the plant in figure number 1.6. The pitcher-like structure is the modified part of the leaf. The apex of the leaf form a lid which can open and close the mouth of the pitcher. Inside the pitcher, there are hairs which are directed downwards. When an insect lands in the pitcher, the lid closes and trapped insect gets entangled into the hair. The insect is digested by the digestive juices secreted in the pitcher. Such insect-eating plants are called insectivorous plants. Is it possible that such plants do not get all the required nutrients from the soil in which they grow? क्या आपने कभी ऐसे प्लांट को देखा है या उनके बारे में सुना है कि जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, किसी इंसेक्ट्स को खाते हैं और उसको डाइजेस्ट भी करते हैं पकड़ के? बहुत अजीब लगता है ना, बट ये रियलिटी है। कुछ प्लांट्स ग्रीन या अदर कलर्स में होते हैं कि जो इंसेक्ट्स को खाते हैं। यहाँ पे आपको ना पीचर प्लांट दिया है। ये पीचर प्लांट्स के अंदर उसके जो लीफ है ना वो थोड़े मॉडिफाइड होते हैं, जिसके अंदर एक पीचर होता है और पीचर के ऊपर एक लीड होता है जो ओपन और क्लोज हो सकता है। जैसे ही ये इंसेक्ट को डिटेक्ट करेगा ना आसपास तो ओपन हो जाएगा। और पीचर के अंदर ना हेयर्स होते हैं जो नीचे की तरफ मुड़े हुए होते हैं, ताकि जैसे ही अंदर इंसेक्ट आता है लीड क्लोज हो जाता है एंड हेयर नीचे की साइड होने की वजह से इंसेक्ट भी डायरेक्ट नीचे चला जाएगा और उसको ये पकड़ लेता है। उसके बाद पीचर जो है ना वो डाइजेस्टिव जूस को रिलीज़ करता है, जिससे ये इंसेक्ट डाइजेस्ट हो जाएगा और न्यूट्रिएंट्स जो है वो प्लांट को इस तरीके से मिलते हैं। तो इस टाइप के प्लांट्स को इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोला जाता है। तो क्या ये क्वेश्चन होता है कि ये ऐसे क्यों किसी इंसेक्ट को मारते हैं, खुद से ये न्यूट्रिएंट्स नहीं ले सकते क्या? कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो सोइल के अंदर प्रेजेंट नहीं होते हैं, वो डायरेक्टली मिले ना, इसीलिए कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्टिवोरस होते हैं और दूसरे इंसेक्ट्स को मार के खुद से न्यूट्रिएंट्स पाते हैं। पूजो इज कंफ्यूज्ड। इफ द पीचर प्लांट इज ग्रीन एंड कैरीज आउट फोटोसिंथेसिस, देन व्हाई डज इट फीड ऑन इंसेक्ट? पूजो को बड़ा कन्फ्यूजन है कि ये ग्रीन कलर के अगर है पीचर प्लांट तो ये खुद का फूड क्यों नहीं बनाते, क्यों ऐसे इंसेक्ट्स को मार के खाते हैं? मैंने ऑलरेडी इसका आंसर दिया कि कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होंगे कि जो सोइल के अंदर प्रेजेंट नहीं है। जैसे सफिशिएंट अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं है ना तो किसी इंसेक्ट को ये मार के खाएगा, तो इंसेक्ट के बॉडी के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट है ना उसमें से उसको नाइट्रोजन मिलेगा, प्रोटीन रेडीमेड मिल जाएगा। तो देखो ये प्लांट्स भी कितने स्मार्ट होते हैं ना, जो नहीं मिला वो किसी दूसरे को मार के इसने खा लिया। 1.4 Saprotrops. You might have seen packets of mushrooms sold in vegetable market. You may have also seen fluffy umbrella-like patches growing on rotting wood during the rainy season, as shown in figure number 1.7. Let us find what type of nutrients they need to survive and from where they get them. अब स्टडी करना है सेप्रोट्रोप्स। आपने मार्केट के अंदर मशरूम सोल्ड होते हुए देखे होंगे, या तो फिर आपने रेनी सीजन के अंदर ना अम्ब्रेला शेप के फ्लफ़ी ऐसे पेचेस देखे होंगे। तो अब ये देखना है कि ये जो मशरूम होता है
उसको कौन से टाइप के न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं और इसको कहाँ से मिलते हैं। पूजो wants to know how these organisms acquire nutrients. They do not have mouths like animals do. They are not like green plants as they lack chlorophyll and cannot make food by photosynthesis. अब बुजो को ये जानना है कि ये सारे तो प्लांट्स हैं, इन लोगों के पास हम सब की तरह माउथ भी नहीं होता कि वो किसी चीज़ को कंज्यूम कर पाए। इवन इनके पास क्लोरोफिल भी नहीं है, सो ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से अपना खुद का फूड भी नहीं बना सकते। तो इन सबको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते होंगे, हम इसका आंसर आगे देखते हैं। एक्टिविटी नंबर 1.2, टेक अ पीस ऑफ ब्रेड एंड मोइस्चन इट विथ वाटर. Leave it in the most warm place for 2-3 days or until fluffy patches appear on them, as shown in figure number 1.8. These patches may be white, green, brown or of any other color. Observe the patches under a microscope or a magnifying glass. Write down your observation in your notebook. Most probably you will see cotton-like threads spread on piece of bread. आपको अब यहाँ पे एक एक्टिविटी करनी है, ब्रेड लेनी है, उसको भिगोनी है, फिर उसको ना 2-3 डेज़ के लिए आपको एक गर्म जगह पे रखना है जहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा है। 2-3 डेज़ में अगर फ्लफ़ी पेचेस नहीं आते तो और दिन तक रखोगे, आप देखोगे फ्यू डेज़ के बाद इसके ऊपर ना फ्लफ़ी पेचेस देखना स्टार्ट हो जाएगा। वो पेचेस वाइट, ग्रीन, ब्राउन या किसी और कलर के हो सकते हैं। अगर इस पेचेस को आप मैग्नीफाइंग ग्लास या माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करोगे ना, तो आपको नोटबुक के अंदर आप लिख सकते हो कि वो क्या है। छोटे छोटे आपको कुछ ऑर्गेनिजम्स दिखेंगे। देखो यहाँ पे दिखाया है कि ब्रेड के ऊपर ना कुछ फ्लफी पेचेस जो है वो हो चुके हैं। द ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगी. दे हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन. दे सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर and convert it into a solution. Then they absorb the nutrients from it. This mode of nutrition, in which organisms take in nutrients in solution form from dead and decaying matter, is called saprotropic nutrition. Plants which use saprotropic mode of nutrition are called saprotrophs. Fungi also grow on pickles, leather, clothes and other articles that are left in hot and humid weather for long time. ब्रेड के ऊपर जो आपको ऑर्गेनिज्म दिखे वो फंगी थी। एक्चुअली फंगी की वजह से वो फ्लफ़ी पेचेस दिख रहे थे। और फंगी का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना वो काफ़ी डिफरेंट है। ये डेड और डिकेइंग यानी कि कोई मरी हुई या सड़ी हुई जो चीज़ है ना उसके ऊपर डाइजेस्टिव जूस जो है वो सिक्रेट करते हैं एंड फिर वो जो जूस है वो एक सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट होता है। ये सॉल्यूशन वो एब्जॉर्ब करते हैं एंड उसके अंदर से न्यूट्रिएंट्स पाते हैं। तो इस टाइप का जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है न्यूट्रिशन का उसको सेप्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन बोला जाता है। और जो प्लांट्स इस टाइप का न्यूट्रिशन करते हैं उसको सेप्रोट्रोप्स बोला जाता है। पीकल के ऊपर भी फंगी होती है, लेदर के ऊपर भी होती है, कपड़ों के ऊपर भी होती है। इवन आप रोटी को भी कुछ दिनों के लिए रख दोगे ना ऐसे ही पैक किसी डिब्बे में तो भी आपको फंगी देखने को मिलेगी। लेदर के कुछ चीज़ें हैं जैसे बेल्ट है, बैग है या कपड़ों को रखोगे तो उनके ऊपर भी आपको फंगी दिखेगी, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए पड़ा रहता है तब भी उसके ऊपर फंगी होती है। पहली इज कीन टू नो वेदर हर ब्यूटीफुल शूज which she wore on special occasions were spoiled by fungi during the rainy season. She wants to know how fungi appear suddenly during the rainy season. अब पहली को यहाँ पे ये जानना है कि उसके जो ब्यूटीफुल शूज़ थे वो सिर्फ स्पेशल ओकेशन पे पहनती थी, वो रेनी सीज़न में पूरे स्पॉइल हो गए। तो सडनली रेनी सीज़न के अंदर ये फंगी कैसे अपीयर हुई, कैसे आई फंगी? तो एक्चुअली फंगी को ग्रो होने के लिए ना मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़रूरी है और हम सब जानते हैं रेनी सीज़न के अंदर एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर कंटेंट काफ़ी ज़्यादा रहता है, इसीलिए फंगी जो है वो जल्दी से स्प्रेड आउट होती है। Bujo says once his grandfather told him that his fields were spoiled by a fungus. He wants to know if fungi cause disease also. Paheli told him that many fungi like yeast and mushrooms are useful, but some fungi cause disease in plants, animals and humans. Some fungi are also used in medicines. अब पूजो जो है ना उसको उसके दादाजी ने बताया था कि एक बार उनका गेहूं का जो खेत था वो पूरा फंगी की वजह से ना बिगड़ गया। तो क्या फंगी की जो है वो डिसीज स्प्रेड कर सकते हैं, बीमारियां फैलाती है?
तो पहली ने उसको आंसर दिया कि फंगी जो है जैसे कि यीस्ट, मशरूम, जो हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल है, बट कुछ फंगी ऐसी होती है जो डिसीज़ फैलाती है, बीमारियां फैलाती है, और कुछ फंगी जो है वो दवाई के अंदर भी यूज़ होती है। हाँ, ये सही इन्फॉर्मेशन है। जैसे ब्रेड के अंदर भी यीस्ट होती है, इसीलिए आपको जो एक्टिविटी परफॉर्म करनी थी उसमें आपको ना ब्रेड को भिगोना था, ताकि उसके अंदर की जो यीस्ट प्रेजेंट है ना वो जल्दी से ग्रो हो और स्प्रेड आउट हो, और फ्लफ़ी पेचेस जो है वो आप ऑब्जर्व कर सको। ड्यूरिंग रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट द मैनर्स ऑफ फंगी इन योर हाउस। द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर. When they land on wet and warm things, they germinate and grow. Now, can you figure out how we can protect our things from getting spoiled? रेनी सीज़न के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें बिगड़ने के चांसेस है। आप अपने पेरेंट्स को पूछ सकते हो कि अगर मॉइस्चर कंटेंट है तो कितनी सारी चीज़ें बिगड़ सकती हैं। इवन जो फंगल के स्पोर्स है ना वो जनरली एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जब इसको वेट एंड वार्म कोई थिंग्स मिलती है ना तो इसके ऊपर ये जर्मिनेट होते हैं, जल्दी से ग्रो होते हैं। तो हमें अगर प्रोटेक्ट करना है, सब चीज़ों को फंगस से बचाना है, तो हम क्या करेंगे? तो हम किसी चीज़ को ना वेट नहीं रखेंगे, अच्छे से ड्राई करके रखेंगे ना, तो मिनिमम चांसेस है फंगस की वजह से चीज़ें स्पॉइल होने का। Some organisms live together and share shelter and nutrients. This is called symbiotic relationship. For example, certain fungi live in the roots of trees. The trees provide nutrients to the fungus and in return receives help from it to take up water and nutrients from the soil. This association is very important for the tree. अब कुछ organisms जो है ना वो एक दूसरे के साथ समझ के रहते हैं, शेयरिंग करके रहते हैं, एक दूसरे से शेल्टर और न्यूट्रिएंट्स ना शेयर करते हैं। इस टाइप के रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोला जाता है। एक एग्जांपल दिया है कि फंगी जो है ना वो ट्रीज़ के रूट्स में रहती है, ट्री उसे जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो प्रोवाइड करता है। इसके बदले में फंगी जो है वो उसको वाटर और न्यूट्रिएंट्स जो सोइल के अंदर से एब्जॉर्ब करने हैं उसके लिए हेल्प करती है। तो ये जो एसोसिएशन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो एक दूसरे के साथ समझ के रहते हैं तो एक दूसरे को हेल्प होती है, दोनों के सर्वाइवल के लिए काफ़ी इजी रहता है। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लीचेंस, a chlorophyll containing partner which is an alga and a fungus live together. The fungus provides shelter, water and minerals to the alga, and in return the alga provides food which it prepares by photosynthesis. अब देखो हमें यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि लिचेंस के अंदर ना दो पार्टनर रहते हैं, अलगा एंड फंगस। अलगा जो है ना उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, इट मीन्स वो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से ना फूड प्रिपेयर करता है, तो वो दोनों के लिए फूड प्रिपेयर करेगा। और फंगस जो है ना वो रहने के लिए उसको वाटर प्रोवाइड करता है, शेल्टर भी प्रोवाइड करेगा, जो भी मिनरल्स चाहिए ना सिंथेसिस के लिए वो भी प्रोवाइड कर देगा। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ समझ के रहते हैं, एक दूसरे के साथ सपोर्ट से रहते हैं। दैट्स वाई इट इज़ ऑल्सो नॉन एज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। 1.5 How nutrients are replenished in the soil. Have you seen farmers spreading manure or fertilizer in the fields or gardeners using them in lawns or in pots? Do you know why they are added to the soil? अब 1.5 में हमें ये देखना है कि सोइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स आते कहाँ से हैं। आपने देखा होगा कि फार्मर्स जो है ना वो खेत के अंदर फर्टिलाइज़र्स डालता है, खाद डालता है, या तो अपने गार्डनर को देखा होगा वो लॉन के अंदर खाद डालता है या तो पोट के अंदर डालता है। तो ये फर्टिलाइज़र्स जो है ना वो सोइल के अंदर क्यों डाले जाते हैं, दैट इज़ अ क्वेश्चन। यू लर्न दैट प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल, so their amount in the soil keep on declining. Fertilizers and the manures contain plant nutrients such as nitrogen, potassium, phosphorus, etc. These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil. We can grow plants and keep them healthy if we can fulfill the nutrients requirement of plants. आप सब ना ऑलरेडी पढ़ चुके हो कि प्लांट्स को ग्रो होने के लिए ना मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स चाहिए जो वो सोइल से एब्जॉर्ब करता है। अब कंटिन्यूस वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो एब्जॉर्ब होते रहेंगे तो डे बाय डे वो न्यूट्रिएंट्स कम होते जाएंगे।
अगर वो न्यूट्रिएंट्स जो है वो सफिशिएंट अमाउंट में नहीं रहे तो फिर प्लांट्स जो है उसका ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगा। इसीलिए फर्टिलाइज़र्स एंड मैन्यूर्स डाले जाते हैं जिसके अंदर नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं कि जो प्लांट के ग्रोथ के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो अगर टाइम टू टाइम ये सॉइल के अंदर ऐड करते रहेंगे तो सॉइल के अंदर से न्यूट्रिएंट्स कम नहीं होंगे और प्लांट्स जो है ना वो हेल्दी ग्रो होते हैं और उसके अंदर फ्रूट्स या सीरियल्स जो भी ग्रो होता है वो काफ़ी हेल्दी होता है। यूजुअली crops require a lot of nitrogen to make proteins. After the harvest, the soil becomes deficient in nitrogen. You learn that though nitrogen gas is available in plenty in the air, plants cannot use it in the manner they can use carbon dioxide. They need nitrogen in a soluble form. The bacterium called rhizobium can take atmospheric nitrogen and convert it into the soluble form. But rhizobium cannot make its own food, so it lives in the roots of grams, peas, moong, beans and other legumes and provide them with nitrogen. Most of the pulses, dals are obtained from the leguminous plants. In return, the plants provide food and shelter to the bacteria. Thus, they have symbiotic relationship. This association is of great significance for the farmers. They do not need to add nitrogen fertilizer to the soil in which leguminous plants are grown. क्रॉप्स को प्रोटीन बनाने के लिए बहुत सारा नाइट्रोजन चाहिए होता है और एक बार क्रॉप ग्रो होता है उसको कट किया जाता है तो वो हार्वेस्टिंग के बाद नाइट्रोजन जो है ना वो सोइल में से काफ़ी कम होता है। तो हमें ये पता है नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज़्यादा एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है गैस के फॉर्म में। बट प्लांट्स जो है ना वो जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकता है वैसे नाइट्रोजन को डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, उसको नाइट्रोजन सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए। अब एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है राइजोबियम, ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को लेके सॉल्युबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकता है। बट राइजोबियम जो है ना वो अपना फूड खुद नहीं बना सकता, तो इसीलिए वो ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स ये सारे जो पल्सेस है ना इन सब के रूट्स के अंदर रहते हैं। तो क्या होगा, वो इन सब के रूट्स के अंदर रहते हैं ना, तब ये जो फूड है वो प्लांट से लेगा, उसके बदले में उसको नाइट्रोजन सॉल्युबल फॉर्म के अंदर दे देगा। तो देखो राइजोबियम को जो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है ना उनको जो फूड चाहिए था वो प्लांट ने प्रोवाइड किया और प्लांट को जो नाइट्रोजन चाहिए था वो राइजोबियम बैक्टीरिया ने प्रोवाइड किया। तो फार्मर्स के लिए ये बहुत ब्लेसिंग की बात है कि जब वो ऐसे बीन्स या कोई पल्सेस ग्रो करते हैं ना उस टाइम पे वो सोइल के अंदर ऑलरेडी राइजोबियम बैक्टीरियाज होते हैं। सो इस क्रॉप के हार्वेस्टिंग के बाद ज़्यादा उनको नाइट्रोजन जो है वो ऐड नहीं करना पड़ता है। In this chapter, you have learned that most of the plants are autotrophs. Only a few plants adopt other modes of nutrition like parasitic and saprotrophic. They derive nutrition from other organisms. All animals are categorized as heterotrophs since they depend on plants and other animals for food. Can we say that the insectivorous plants are partial heterotrophs? इस चैप्टर के अंदर हमने यही पढ़ा कि मोस्टली प्लांट्स के लीव्स के अंदर या स्टेम के अंदर जहाँ पर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट है वहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस से ना खुद फूड प्रिपेयर कर सकता है। दैट्स वाई प्लांट्स को हम ऑटोट्रोप्स बोल सकते हैं। बट कुछ प्लांट्स ही ऐसे हैं जो खुद का फूड प्रिपेयर नहीं करते, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है और उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने पढ़ा पैरासिटिक। पैरासाइटिक के अंदर क्या होगा कि वो दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है और दूसरों से डायरेक्ट न्यूट्रिएंट्स लेते हैं और जो होस्ट होता है ना उसको नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि उनको कोई हेल्प तो नहीं करते सामने। बट सेप्रोट्रोपिक के अंदर दोनों एक दूसरे के साथ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से रहते हैं, एक दूसरे के साथ शेयरिंग करते हैं। तो बाकी सब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ना वो सब हेट्रोट्रोप्स है क्योंकि हम सब अपना फूड जो है वो खुद प्रिपेयर नहीं कर सकते हैं, हम दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट है, चाहे वो प्लांट के ऊपर डिपेंड है या दूसरे एनिमल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। अब आपको एक क्वेश्चन पूछा है दैट यू नीड टू थिंक कि इंसेक्टिवोरियस प्लांट्स है कि जो दूसरे इंसेक्ट्स को खाता है उसमें से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, तो क्या उसको हम हेट्रोट्रोप्स बोल सकते हैं? व्हाट यू हैव लर्न। अब यहाँ पे चैप्टर की समरी जो है वो डिस्कस करनी है कि हमने क्या अब तक स्टडी किया। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड फूड एंड यूटिलाइज इट टू गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ देयर बॉडी।
अब हर एक ऑर्गेनिज्म को ना फूड की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उनको ग्रोथ के लिए भी एनर्जी चाहिए और हमारे बॉडी को मेंटेन करने के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए। नेक्स्ट इज ग्रीन प्लांट सिंथेसाइज फूड फॉर themselves by the process of photosynthesis. They are autotrophs. अब ग्रीन प्लांट्स जो है ना उनके पास क्लोरोफिल होता है, दैट्स वाई फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से ना खुद अपना फूड बनाते हैं, इसीलिए हम उसको ऑटोट्रोप्स बोलते हैं। प्लांट्स लाइक कस्केटा आर पैरासाइट, दे टेक फूड फ्रॉम द होस्ट प्लांट। अब कस्केटा जैसे प्लांट है ना वो पैरासाइट है, क्योंकि वो होस्ट प्लांट से अपने फूड या तो जो भी मतलब न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो लेते हैं। Plants use simple chemical substances like carbon dioxide, water and minerals for the synthesis of food. अब plants जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मिनरल जैसे सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस को लेते हैं फूड बनाने के लिए। क्लोरोफिल, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सनलाइट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर द फोटोसिंथेसिस। अब अगर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करनी है तो उसके लिए क्लोरोफिल होना ज़रूरी है, पानी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और सनलाइट चाहिए। कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल के आती है वो है कार्बोहाइड्रेट्स, जो एक काफ़ी कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंस है, जबकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर हमें काफ़ी सिंपल केमिकल सब्सटेंस चाहिए जैसे कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। Solar energy is absorbed by chlorophylls present in leaves or plants. अब प्लांट्स के अंदर जहाँ पे भी क्लोरोफिल्स प्रेजेंट है ना वो सोलर एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर ना ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है। ऑक्सीजन रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर सर्वाइवल। अब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के अंदर जो ऑक्सीजन रिलीज होता है ना वो हम सब लिविंग ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि हम इनहेल में ऑक्सीजन लेते हैं। मेनी फंगी डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर, दे आर सेप्रोट्रोप्स। अब कुछ ऐसे भी फंगी है कि जो डेड और डिकेइंग मैटर से ना अपने न्यूट्रिशन लेते हैं, जिसको हम सेप्रोट्रोप्स बोलते हैं। A few plants and animals are dependent on others for their nutrition and they are called heterotrophs. बहुत कम प्लांट्स ऐसे हैं और बाकी सब एनिमल्स ऐसे हैं जो प्लांट्स के ऊपर या दूसरों के ऊपर अपने फूड के लिए, न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट होते हैं। इन सबको हेटेरोट्रोप्स बोला जाता है। चैप्टर इज ओवर। होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन। इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल येट, प्लीज़ सब्सक्राइब इट by pressing the bell icon and like this video and share it with friends. Bye bye. Take care.